नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुए 49 दिन बीत चुके हैं और 40 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद 8 अप्रैल को अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान भी किया। अब दावा किया जा रहा है कि सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच में डील फाइनल हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान के साथ लगभग बात बन गई है। ईरान जिन मुद्दों पर पिछले 2 महीने से अड़ा हुआ था, उस पर भी समझौते के लिए राजी हो गया है, यानी ईरान ने यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु पर भी पीछे हट गया है, हॉर्मुज का भी हल निकाल लिया गया है। ईरान ने ओमान के रास्ते जहाजों की आवाजाही के लिए सेफ पैसेज देने की बात कही और इजरायल और लेबनान के बीच भी 10 दिनों के लिए सीज फायर की घोषणा कर दी गई, यानी करीब करीब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने की बात कही जा रही है। ट्रंप भी यही दावा कर रहे हैं कि वो समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। खबर है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए ट्रंप प्रशासन बैंकिंग सिस्टम को टारगेट करने वाला है, यानी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद अब ईरान पर ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का प्रहार होने वाला है। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हथियार। इकोनॉमिक वेपन से होगा ईरान पर प्रहार। दुश्मन पर दबाव बनाने की घातक रणनीति। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी की तैयारी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक आर्थिक अभियान की तैयारी कर ली है, जिसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये सिर्फ प्रतिबंध नहीं, बल्कि ऐसा आर्थिक हमला है जिसका असर बमबारी जितना घातक हो सकता है। पिछले 1 साल से अमेरिका ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति लागू किए हुए है, जिसमें उसके फंड्स को ब्लॉक करना और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रोकना शामिल है। अब इस अभियान को तेज किया जा रहा है, जिसका मकसद साफ है, ईरान की अर्थव्यवस्था को इस हद तक कमजोर करना कि वो अपनी सैन्य और प्रॉक्सी एक्टिविटी को जारी न रख सके। Yesterday, we announced Operation Economic Fury, and for over a year, we have had maximum pressure on the Iranians, both on blocking payments into the Iranian state and going after the accounts of the IRGC. One of what may prove to be fatal mistakes that the Iranians made was bombing their GCC neighbors, and who are now willing to be much more transparent in terms of the funds or do a deeper dive in investigating the funds that are held within their banking systems. इस पूरे ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हथियार है सेकेंडरी सैंक्शन। ट्रंप प्रशासन ने दुनिया के कई देशों को चेतावनी दी है कि अगर वे ईरान से तेल खरीदते हैं या उसके पैसे अपने बैंकों में रखते हैं, तो उन्हें अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी देश वैश्विक व्यापार में बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। चीन, यूएई, हांगकांग और ओमान जैसे देशों पर इसका सीधा दबाव है। ये रणनीति इसलिए असरदार मानी जाती है क्योंकि अमेरिकी डॉलर सिस्टम पर पूरी दुनिया की निर्भरता है और उससे कटना किसी भी देश के लिए आर्थिक झटका साबित हो सकता है। We have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions, which is a very stern measure, and the Iranians should know
that this is going to be the financial equivalent of what we saw in the kinetic activities. अमेरिका का दावा है कि ईरान की हालिया सैन्य गतिविधियों ने उसके खिलाफ माहौल को और मजबूत कर दिया है। खासकर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल देशों के साथ तनाव के बाद अब ये देश भी ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। पहले जहां ये देश तटस्थ नजर आते थे, अब वे अपने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद ईरानी फंड्स की जांच के लिए तैयार हैं। अमेरिका इसी मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार कर रहा है, जो ईरान की मनी सप्लाई को ट्रैक और ब्लॉक करेगा। यानी ये सिर्फ अमेरिका का ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घेरेबंदी बनती जा रही है। इस ऑपरेशन का एक बड़ा टारगेट है IRGC। अमेरिका का आरोप है कि यही संगठन ईरान की सैन्य और प्रॉक्सी गतिविधियों को फंड करता है। पिछले एक साल में अमेरिका ने IRGC से जुड़े कई खातों को ब्लॉक किया है और उनके अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की है। अब इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए इस दबाव को और बढ़ाया जाएगा। अगर IRGC की फंडिंग रुकती है तो ईरान की बाहरी ऑपरेशन चलाने की क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को ईरान के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसका तेल निर्यात है और अमेरिका का सबसे बड़ा वार इसी पर केंद्रित है। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत अमेरिका उन सभी रास्तों को बंद करना चाहता है जिनसे ईरान अपना तेल बेचकर कमाई करता है। पहले कुछ देशों को छूट दी गई थी, लेकिन अब उन छूटों को खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब है ईरान के लिए वैश्विक बाजार में तेल बेचना और मुश्किल हो जाएगा। अगर ये रणनीति सफल होती है तो ईरान की सरकारी आय में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आर्थिक दबाव के सामने ईरान झुकेगा या ये टकराव और गहरा होगा। शमशेर भाई और भी है। और वहीं पश्चिम एशिया में सीज फायर जरूर है, लेकिन हालात किसी बड़े तूफान के संकेत दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका ने हजारों सैनिकों के साथ ईरान की घेराबंदी तेज कर दी है। समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर, आसमान में फाइटर जेट और हर मूवमेंट पर पैनी नजर। सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर दुनिया एक और बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान। नहीं बनी बात तो होगा और बड़ा घमासान। ईरान की किलेबंदी में जुटे हजारों अमेरिकी सैनिक। अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप के नौसैनिकों ने संभाली कमान। इस वक्त दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया की हर हलचल पर टिकी है। भीषण बारूदी जंग के बाद भले ही इस वक्त सीज फायर है, लेकिन जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो साफ इशारा कर रही हैं कि जरूर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि बातचीत के इस दौर के बीच हजारों अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की किलेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हजारों अमेरिकी सैनिक इस मिशन में एक्टिव हो चुके हैं, जिनमें करीब 5000 सैलर्स और मरीन्स USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से जुड़े हैं। अरब सागर में लगातार फ्लाइट ऑपरेशंस चल रहे हैं और ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस तैनाती का मकसद सिर्फ मौजूदगी दिखाना नहीं, बल्कि एक मजबूत समुद्री नाकाबंदी लागू करना है। यानी ईरान को अब चारों तरफ से घेरने की रणनीति जमीन पर उतर चुकी है, जहां हर मूवमेंट पर अमेरिका की पैनी नजर है और दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है।
USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिका की सबसे ताकतवर नौसैनिक ताकतों में से एक माना जाता है। इस ग्रुप में एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर शामिल होते हैं, जो एक साथ मिलकर समुद्र में चलते फिरते एयरबेस की तरह काम करते हैं। इस पर तैनात फाइटर जेट्स किसी भी वक्त लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं। अरब सागर में इसकी मौजूदगी सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में तेजी से कार्रवाई करने के लिए तैयार है और पूरे इलाके में उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर पेंटागन पश्चिम एशिया में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। इन सैनिकों में नेवी के सैलर्स और मरीन फोर्स शामिल हैं, जो आने वाले दिनों में क्षेत्र में पहुंचेंगे। पहले से ही करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात हैं और अब यह संख्या और बढ़ने जा रही है। ये कदम सिर्फ तैनाती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार है। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला, तो सैन्य विकल्प पूरी तरह खुले हैं और तेजी से लागू किए जा सकते हैं। इस सैन्य तैनाती का सबसे अहम हिस्सा है समुद्री ताकत का प्रदर्शन। USS जॉर्ज H.W. बुश जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पश्चिम एशिया की ओर भेजा गया है, जिसमें हजारों सैनिक और आधुनिक युद्धक सिस्टम शामिल हैं। इसके साथ ही बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट भी तैनात की जा रही है। इनका मकसद सिर्फ मौजूदगी दिखाना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करना है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक इलाकों में ये तैनाती एक तरह की समुद्री नाकाबंदी का संकेत देती है, जो ईरान की आर्थिक और सैन्य गतिविधियों पर सीधा असर डाल सकती है। अमेरिका इस पूरे अभियान को सिर्फ सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे कूटनीतिक दबाव के साथ जोड़ रहा है। ईरान के साथ जारी बातचीत के बीच यह तैनाती एक साफ संदेश देती है, डील करो, वरना दबाव और बढ़ेगा। अभी जो सीज फायर लागू है, वो बेहद नाजुक माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका भविष्य तय होगा। अमेरिका इस स्थिति में खुद को ऐसी स्थिति में रखना चाहता है कि अगर समझौता विफल होता है, तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। यही वजह है कि सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर एक साथ तैयारी चल रही है। और भले ही अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली सेना लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाकों को कुचलने पर उतारू है। रिपोर्ट का दावा है कि जब तक ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर चल रहा है, तब तक इजरायल हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से कुचल देना चाहता है, ताकि अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है तो उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह भीषण हमले ना कर पाए। खबर तो यह भी है कि हिजबुल्लाह को तीखी नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिका ने इजरायल लेबनान के साथ सीज फायर करने पर राजी भी भर दी है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के ऑपरेशन अगले 24 घंटे के अंदर या तो हिजबुल्लाह को पूरी तरह कुचल देगा, या फिर नेतन्याहू के ग्राउंड ऑपरेशन वाले ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। यही वजह है कि इजरायली सेना को बड़ा ऑर्डर दिया गया है। ये बिन जुबैल में इजराइल का हमला है। इजराइल बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर बिन जुबैल के अंदर इजराइल और हिजबुल्लाह की आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यहां हिजबुल्लाह का फुल एंड फाइनल हिसाब करना ही अब इजराइल का मकसद है। इसीलिए नेतन्याहू ने पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिण लेबनान में नेतन्याहू ने 5 डिवीजन फौज उतार दी है। एक डिवीजन यानी 10 से 15,000 सैनिक, और 5 डिवीजन फोर्स का मतलब है 50 से 70,000 सैनिक। लेकिन हिजबुल्लाह का खेल खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने ट्रंप के सीज फायर को भी मुश्किल में डाल दिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ है, हिजबुल्लाह को वैसे ही खत्म किया जाएगा जैसे हमास का गेम ओवर किया गया।
लेकिन सवाल यह है, क्या चारों तरफ से घिरा हुआ हमास क्या पूरी तरह से खत्म हुआ है? और उनके मुकाबले तो हिजबुल्लाह ज्यादा ताकतवर है। खैर, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन में इजराइल की 5 डिवीजन ऑपरेशन कर रही है। इनमें है 36वीं गाश डिवीजन, गाजा के बाद लेबनान पहुंची है। 98वीं हाएश डिवीजन, इसमें कमांडो यूनिट है। 162वीं हा प्लाडा डिवीजन, इसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं। 446वीं हा मापाजा डिवीजन, ये सुरंगों का नेटवर्क तबाह कर रही हैं। 91वीं गिलीली डिवीजन, ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है। सबसे ज्यादा फोकस बिन जुबैल पर है। इसे ही नेतन्याहू हिजबुल्लाह के खिलाफ पहला बड़ा किल जोन बनाना चाहते हैं। बिन जुबैल को इजराइल ने चारों तरफ से घेरने का दावा किया है और बीच में हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके फंसे हुए हैं, ऐसा इजराइल बता रहा है। कई जगह सरेंडर की भी बात सामने आई, लेकिन इसका कोई वीडियो जारी नहीं किया गया। במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון. ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים שלהם עם איראן. המטרות שלנו ושל ארצות הברית זהות. इजराइल के सैनिकों ने लेबनान का बॉर्डर तोड़कर कई मोर्चे खोले हुए हैं। दक्षिण लेबनान के अंदर ऑपरेशन काफी तेज चल रहा है। इजराइल के विमान ऊपर से बम बरसा रहे हैं और जमीन पर उसकी फौज एक एक कोने को खंगाल कर हिजबुल्लाह को खत्म कर रही है। लेकिन नईम कासिम के लड़ाकों ने जो किया है, उसने इयाल जमीर को भी सिरदर्द देना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सेना पर जबरदस्त पलटवार किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना पर 39 हमले किए गए। इस दौरान इजरायली सैनिकों, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर अटैक किया गया। वहां लेबनान इजराइल बॉर्डर पर मौजूद इजरायली सेना के अड्डों पर भी ड्रोन और रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ऐसे वीडियो लगातार जारी कर रहा है। किसी में एंटी टैंक मिसाइल दागी जा रही है तो किसी में कामिकाजे ड्रोन लॉन्च किया जा रहा है। वीडियो में नेतन्याहू को चैलेंज करके बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि सिर पर चढ़कर अटैक करेगा। हिजबुल्लाह की फायर पावर को देखकर इजरायली फौज भी हैरान है। उसे लग रहा था कि हिजबुल्लाह को पिछले 2 सालों में जितना मारा है, उसके बावजूद वो कैसे उठकर पलटवार कर रहा है। इजरायली सेना अध्यक्ष इयाल जमीर ने लेबनान ऑपरेशन की कमान अपने हाथों में ली हुई है, लेकिन नसरल्लाह की जमीन पर जीत कितनी आसान होगी, इसे लेकर उनकी उलझन लगातार बढ़ती जा रही है। आपको इजरायली सेना प्रमुख के 2 बयान दिखाते हैं, क्योंकि इसने तेल अवीव में नेतन्याहू का तनाव बढ़ा दिया है, जब अप्रैल आधा गुजर चुका है। तब इयाल जमीर ने कहा कि लेतानी नदी पर दक्षिण लेबनान को हिजबुल्लाह के खिलाफ किल जोन बना दिया गया है। वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह मिटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बीते 27 मार्च को इयाल जमीर ने कहा कि इजरायली सेना थक रही है और वो ढहने की कगार पर है। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह फाइट बैक कर रहा है। उसने अब ईरान से मिले आर्श ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। ये ईरान का बनाया हुआ ड्रोन है जो खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों पर मौत बनकर टूटा है और अब इजरायली अड्डों पर अटैक कर रहा है। 2020 में ईरान ने इस ड्रोन को पूरी दुनिया के सामने लाया था और इसी दौरान ये ड्रोन हिजबुल्लाह को भी भेज दिया गया। आर्श 2 एक कामिकाजे ड्रोन है जो शाहिद 136 से भी ज्यादा खतरनाक है। ये 150 किलो वॉरहेड के साथ 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। ईरान से टेक्नोलॉजी मिलने के बाद अब हिजबुल्लाह ये ड्रोन लेबनान में ही बना रहा है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि उसके पास ऐसे हजारों ड्रोन हैं। हिजबुल्लाह और ईरान को एक साथ रोकने के लिए अब इजराइल ने नया प्लान बना लिया है। במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבן ג'בייל. אנחנו עומדים להכריע את בן ג'בייל. אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה.
नेतन्याहू के डबल फ्रंट वाले प्लान को जनरल जमीर ने भी मंजूरी दे दी है। इजराइल का इरादा देखकर हिजबुल्लाह दबाव में है, लेकिन उसने तय कर लिया है ना हथियार डालेंगे ना समझौता करेंगे। अब इजराइल से सिर्फ युद्ध करेंगे और लेबनान को इजराइल से आजाद कराएंगे। हिजबुल्लाह की कसम सीधे नेतन्याहू को चैलेंज है कि इजराइल को ही सीज फायर करना होगा। وتدرك أنها دخلت مسارا خاطئا لا يفضي سوى إلى زيادة الشرخ بين اللبنانيين. لم تحصل من العدو سوى على الثناء من دون تحقيق أي مطلب. लड़ाई लंबी चलेगी, ये बात नेतन्याहू जानते हैं, लेकिन उनका फोकस फिलहाल लितानी नदी के तरफ बफर जोन बनाने पर है ताकि हिजबुल्लाह को हर सूरत में इजराइल से दूर रखा जाए। साथ ही साथ ग्रेटर इजराइल की बुनियाद भी मजबूत की जा सके।